अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा जो लेक्चर है बेटा वो हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं, हमने बेटा आज पढ़ना है ये यूनाइटेड नेशन का। बेटा हम जरा सेकंड पार्ट पढ़ने के बाद हम जरा थर्ड पार्ट पे आएंगे। बेटा सारे के सारे जरा ध्यान से रखो, ठीक है। यहाँ से हम अब डी पॉइंट पढ़ना शुरू कर रहे हैं। हम लोगों ने ये सी पॉइंट तक पढ़ लिया था, तो बेटा यहाँ से हम जरा शुरुआत कर रहे हैं। उजैर बेटा जरा माइक पर आओ, शाबाश जल्दी से। जी सर बोले। मेरा बच्चा जरा ये पूरा का पूरा डी पॉइंट पढ़ दो, जहाँ तक सेकंड पार्ट खत्म हो रहा है वहां तक पढ़ो जरा। There is staff of about 3,500 people working directly under the Secretary General in New York. There are also special branches of the Secretary with hundreds of employees at various other centuries. There is no place in the world where people from so many different nations work in the same organization as at the headquarters of the UN, United Kingdom. The UN employee come to the अरे क्या हो गया? क्या हो गया? Secretary इससे पढ़ते हैं from nearly every country. एक मिनट रुको, इससे पढ़ते हैं सेक्रेटेरिएट। टी लिखा बेटा, सेक्रेटेरिएट पढ़ो। अच्छा, Secretariat from nearly every country on earth, but they do not represent their countries. Their outlook has to be international. The Secretariat has much work to do. The staff has to prepare the matter for the various meetings. They have to manage the meetings. They have to keep a record of all that is said and done. They have to prepare daily reports for the press and the radio. During the various meetings, translators sit in soundproof cabins, listening to the speeches and translating them at the same time, so that each member can hear the speech in his own language through headphones. The staff does a great amount of specific study of various urgent problems of the day. बस ठीक है। अच्छा मेरे बच्चों, हम लोगों ने लास्ट टाइम तक पॉइंट पढ़ा था कि किस तरह से बात की जा रही थी कि भाई जो सी पॉइंट तक पढ़ा था कि जो सेक्रेटरी जनरल मतलब कि जो चीफ ऑफिसर होता है वहाँ का यूनाइटेड नेशंस का, वो इतने अरसे के लिए आता है, ईयरली रिपोर्ट प्रिपेयर करता है। उसके बाद मेरे बच्चों हम लोगों ने ये पढ़ा कि किस तरह से वो अपने अंडर मतलब लोगों को मतलब काम वाम करते होगा, चीफ ऑफिसर होगा। लेकिन लिसन, अब डी पॉइंट में हम पढ़ रहे हैं मेरे बच्चों के जो सेक्रेटरी जनरल है उसके अंडर जो लोग काम करते हैं उनकी तादाद है 3,500, 3500 बंदा, 3,500 बंदा जो है वो उनके अंडर काम कर रहा होता है सेक्रेटरी जनरल के अंडर। तो भाई क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि इसलिए इसके अलावा जो बहुत सारी अलग ब्रांचेस हैं सेक्रेटरीट की जहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, और कह रहे हैं शायद ही दुनिया में कोई और ऐसी जगह हो, बल्कि कह रहे हैं बल्कि शायद नहीं बल्कि है ही नहीं कि दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर इतने सारे मुल्कों के लोग काम करते हैं। मतलब इतने सारे मुल्कों से जो लोग हैं वो सिर्फ इसी इदारे में काम करते हैं, बाकी कहीं से काम नहीं करते होंगे। और कह रहे हैं कि हेड क्वार्टर्स में काम कर रहे होते हैं जहाँ से तकरीबन हर मुल्क से आते हैं। लेकिन कह रहे हैं यहाँ पर आके जो काम करने का उनका मकसद होता है वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते, बल्कि उनका जो नज़रिया है वो इंटरनेशनल होना चाहिए, मतलब कि पूरी दुनिया के लिए वो नज़रिया इनका होना चाहिए। पे बोल रहे हैं क्योंकि जो सेक्रेटरीट है उनको बहुत काम होता है, मतलब स्टाफ जो होता है वहाँ का उनको अलग अलग मीटिंग्स के लिए तैयारी करनी पड़ती है, मीटिंग्स को मैनेज करना पड़ता है और रिकॉर्ड रखना पड़ता है जो कुछ भी कहा गया और किया गया। इसके साथ साथ उनको डेली रिपोर्ट बनानी पड़ती हैं प्रेस के लिए, रेडियो के लिए। उसके साथ साथ कह रहे हैं कि अब ऑब्वियस सी बात है मेरे बच्चों, इतने सारे ममालिक से लोग आएंगे तो हर किसी को इंग्लिश थोड़ी आती होगी, तो उनके लिए कुछ क्या करते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स रखते हैं ताकि वो लोग जो कुछ भी कहा जा रहा है उसको समझ सकें सिर्फ कानों पे हेडफोन्स लगाकर, ठीक है। और जाहिर सी बात है भाई ऐसे लोग आते भी हैं कि जो इतनी सारी जबानें थोड़ी जानते हैं। इंग्लिश बेशक एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बोलते हैं कि हम इंग्लिश नहीं बोलेंगे, हम अपने मुल्क की लैंग्वेज में बात करेंगे, मतलब दे आर प्राउड कि हम भाई इस जबान में बात कर रहे हैं। ये वाला सीन है, ठीक है ना। और क्या लिखा हुआ है कि इन तमाम कामों को करने के लिए स्टाफ जो होता है वो बहुत ज़्यादा काम करता है और तमाम टेक्निकल प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए बार बार चीज़ों को चेक करता है, बार बार। अब खुद सोचो ना भाई कि क्या अच्छा लगेगा कि वहां पर किसी मुल्क का सदर या वजीर आजम खड़ा हुआ यूं कर रहा है हेलो 1 2 3, माइक में करता आ रहा है हेलो 1 2 3, अजीब व गरीब लग रहा होगा, ठीक है। तो मेरे बच्चों यहाँ पर हमने पार्ट 2 खत्म कर लिया, अब बेटा पार्ट 3 की शुरुआत कर रहे हैं, सारे के सारे जरा ध्यान देना। अच्छा अब आते हैं हम लोग फुजैल, बेटा माइक पर आओ जरा आप जल्दी से।
फुजैल बेटा माइक पर आइए। जी सर। बेटा जरा ये पूरा का पूरा रीड करो पेज के आखिर तक। There are several specialized bodies associate, associated with the work of the UN. Some of these are parts of the UN organization. Some are independent but are closely connected with the work of UN. We can refer here refer here to work of only a few of these important bodies. There is the International Bank, which leads money to member nations for carrying through some work of public importance and usefulness, such as electric power plants, roads, railways, canals, and flood control. An example of the wonderful effect of these loans is found in a small village on the west coast of Mexico. In 1951, the bank gave a loan for an electric plant. Within 3 years, the population increased their threefold. Industrial users of electricity increased from 3 to 33. The town started a radio station, a daily newspaper, and a night school. There were seven times as many children in school as there were before the electric plant was built. शाबाश, ठीक है। अब मेरे बच्चों यहाँ पे बात लिखी जा रही है कि हमारे पास बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो कि मुंसलिक हैं, मतलब जो लिंक्ड करते हैं किससे, यूनाइटेड नेशन से। कह रहे हैं कुछ तो ऐसे हैं जो कि बाकायदा यूनाइटेड नेशंस ने खुद उनकी यानी कि इब्तिदा करी है, और कुछ ऐसे हैं जो कि खुद इंडिपेंडेंट हैं, खुद वजूद में आए, लेकिन उन्होंने अपने काम को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाने के लिए क्या किया, यूनाइटेड नेशन से उन्होंने लिंक कर लिया। कह रहे हैं कि हम यहाँ पर कुछ जो चंद अहम इदारे हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल बैंक, जो कि क्या करता है कि मुल्कों को कर्जा देता है डेवलपमेंट के लिए। जैसे कि बोल रहे हैं कि पावर प्लांट हो, रोड्स हो, रेलवेज हो, कैनाल्स हो, फ्लड कंट्रोल हो, मतलब कि कैनाल्स वगैरह पानी का सिस्टम हो, या फिर तबाही से बचने के लिए जो सैलाब आता है उससे बचने का सिस्टम हो, रोड्स हो। रोड्स, मेरा बच्चा एक बात याद रखना कि किसी मुल्क की तरक्की के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, रोड्स प्रॉपर्ली अगर बने हुए हो तो। प्लांट्स, पावर प्लांट जो बिजली तैयार करने के लिए आते हैं। कह रहे हैं कि कर्जे की बेहतरीन मिसाल जो हमारे पास मौजूद है वो है मतलब कि वेस्ट ऑफ कोस्ट मैक्सिको में। कह रहे हैं 1951 में क्या हुआ कि बैंक ने मतलब कि लोन दिया पावर प्लांट के लिए, और कह रहे हैं 3 सालों के अंदर अंदर क्या हुआ कि उस जगह पर, उस विलेज में आबादी 3 गुना बढ़ गई। देखो भाई, इसका मतलब ये नहीं है कि 3 साल के अंदर अंदर वहां पर इतनी पैदाइश हुई है कि वहां पर लोगों की तादाद बढ़ गई, इसका मतलब ये नहीं है। हाँ, जाहिर सी बात है, वहां पर जो एक नेचुरल जो कुदरती अमल है, इंसान की फितरत है कि वहां पर आबादी बड़ी होगी, वहां के अपने बच्चे पैदा हुए होंगे। लेकिन बेटा, यहाँ पर इतनी आबादी बढ़ने की वजह क्या थी कि आसपास के जो रिहायशी होंगे, जो थोड़े गांव देहात आसपास करीब करीब होंगे, उन्होंने क्या सोचा होगा कि यार इस जगह पर तो ये ना बिजली की फैसिलिटी आ चुकी है। तो इंसान की नेचर क्या है कि वो क्या करता है, वो चाहता है कि बेहतर से बेहतर जगह पर जाए, बेहतर से बेहतर जगह पर जाए। जब उन लोगों ने देखा कि यार हमारे पास तो यह है नहीं, तो क्या किया भाई, बोरिया बिस्तर बांध बांध के तमाम पैकिंग वगैरह कर करा के कहाँ पर शिफ्ट हो गए, यहीं पर शिफ्ट हो गए कि भाई चलो यहाँ तो फैसिलिटी भी, यहाँ पर रह सकते हैं। और क्या हुआ, पॉपुलेशन इस तरह से लोगों ने क्या किया, शिफ्ट कर करके यहाँ पर आ गए, अपने हालात को बेहतर कर लिया। बोल रहे हैं 3 साल में आबादी इतनी बढ़ गई, और कह रहे हैं कि इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रीज वगैरह की तादाद थी, अब क्योंकि पावर प्लांट लग गया, बिजली बनना प्रॉपर्ली तौर पर शुरू हो गई, तो पावर प्लांट के लगने की वजह से इंडस्ट्रीज जो पहले 3 थी, अब बढ़ के वो हो गई 33 हो गई। तो मेरे बच्चों, इसका इतना पॉजिटिव इफेक्ट आया होगा, क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज बड़ी होंगी तो वहां पर वर्कर्स रिक्वायर्ड होंगे, लेबर रिक्वायर्ड होंगे, तो यहीं से आसपास के, क्योंकि देखो हमेशा बेहतरी क्या होती है कि आप लेबर करीबी मंगवाओ, जो करीब करीब का लेबर है, आराम से आके काम करेगा, मेहनत करेगा, और क्या होगा, वो काम वाम कर करा के वहां से चला जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या बोल रहे हैं कि इतने जब लोग बड़े होंगे तो ऑब्वियस सी बात है लेबर की जरूरत पड़ी होगी। फिर बोल रहे हैं कि वहां के रिहायशियों ने क्या किया, टाउन की शुरुआत, एक मतलब के रेडियो की शुरुआत करी, न्यूज़पेपर की शुरुआत करी, नाइट स्कूल की शुरुआत करी। और कह रहे हैं कि अगर हम बात करें बच्चों की जो पहले स्कूल जाया करते थे और स्कूल जैसे कि नहीं जाया करते थे, कह रहे हैं अगर कंपैरिजन किया जाए तो पावर प्लांट लगने से पहले अगर एक बच्चा स्कूल जाता था, तो आप ये समझ लीजिए कि लगने के बाद जो लोगों में पॉजिटिविटी आई वो इस हद तक थी कि अगर एक बच्चा जा रहा था तो बाद में 7 बच्चे जा रहे थे, 7 टाइम्स इतने बच्चे मतलब कि आगे बढ़ रहे थे। नाउ लेट्स सी बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग जरा।
कहाँ गया है फुजैल? बेटा दोबारा से माइक पर आओ। फुजैल मेरा बच्चा जरा माइक पर आओ दोबारा से। फुजैल जी जी सर बोले। बेटा यहाँ तक पढ़ो जरा, रिलेटिव्स तक पढ़ो। There is the UN Children's Fund UNICEF, the यूनिसेफ friend of children यूनिसेफ all over the world. यूनिसेफ यूनिसेफ UNICEF, the friend of children all over the world. It specializes in the relief of children. The World Health Organization WHO was started in 1946, but the permanent organization came into being on 7th April 1948. To work on international health, 7th April is now celebrated all over the world as World Health Day. WHO advises member countries on public health and on the control of disease, and makes war on many whispered diseases. वाइड In the स्प्रेड widespread disease. In the Terai district of Uttar Pradesh, malaria has been wiped out by WHO teams, enabling farmers to raise their output by 50%. An example of UNICEF and WHO work is their fight against yaws. रुक जाओ Yaws, रुक a जाओ disease of not wet रुक जाओ climate. सर यहाँ अरे पे अजान हो रही है. हाँ मेरा बच्चा, मैं तभी बोल रहा हूँ, रुक जाओ मैं खुद पढ़ लूंगा, आप माइक म्यूट कर दो, मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा क्या लिखा हमारे पास, मैं पढ़ लेता हूँ। In the Tira district of Uttar Pradesh, malaria has been wiped out by the WHO teams, enabling farmers to raise their output by 50%. And an example of UNICEF and WHO work is their fight against yaws, a disease of hot wet climates. Few die of yaws, but many become helpless and live on a burden to their relatives. ठीक है। अच्छा दुआ बेटा जरा आप माइक पर आइए। जी बेटा जरा ये दो पैराग्राफ रीड कीजिएगा, इंडोनेशिया वाला और ये वाला पैराग्राफ रीड करो, दोनों यहाँ तक पढ़ो। फ्रॉम इट, फ्री फ्रॉम इट पढ़ो बेटा यहाँ तक। कहाँ से स्टार्ट करूँ, इस फोर से? बेटा इंडोनेशिया नहीं इससे पहले वाले इंडोनेशिया से, यहाँ से शुरू करो। इंडोनेशिया सप्लाइड बिल्डिंग्स वर्कर्स इन अरे यहाँ से, अरे यहाँ अच्छा से ऊपर से, सही क्या हो गया? Indonesia, as soon as it became an independent nation, asked the UN to help them in their war against yaws. There were said to be 10 million cases in the country when the work was said to be taken up in 1950. UNICEF applied medicines and other requirements, and the World Health Organization WHO sent medical experts to train Indonesian workers. Indonesian supplies buildings, workers, and all the requirements that did not have to come from board. In 4 years, the hundreds of medicine teams trained by WHO and supplied with transport and medicine by UNICEF had examined 11 million people and cured 1,13,000 who had yaws. Many villages and किस तरह पढ़ रहे हो? अरे मेरा बच्चा, इसको बोलो 1.3 मिलियन। 1.3 million who had yaws. Many villages are now free from yaws. In another few years, practically the whole country will be free from it. बस रुक जाओ। अच्छा मेरे बच्चों क्या बोल रहे हैं, यहाँ बात की जा रही है कि यूनिसेफ जो एक इदारा है वो है दरअसल चिल्ड्रन के फंड्स का है, चिल्ड्रन के फंड वगैरह प्रोवाइड करते हैं, कह रहे हैं बच्चों के रिलीफ के लिए काम करते हैं ये लोग, ठीक है। अच्छा एक काम करो जरा, यूनिसेफ की फुल फॉर्म लिख लो जरा, मैं लिखवा रहा हूँ जरा, ये देख लो। ये देखो नजर आ रहा है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। जब ये नोट डाउन कर लो तो जरा मुझे बताओ, मैंने एक्सप्लेन करना है, जरा जल्दी से नोट डाउन करो बेटा। ये जब कर लो तो मुझे बता देना डन या ओके लिख के भेज देना, ताकि मुझे आइडिया हो जाए, मैं फिर आगे पढ़ाऊंगा। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल, जो ऊपर है ना टॉप पर यूनिसेफ जो लिखा हुआ है पेज के टॉप पर जो था सेकंड पेज पर, ये मतलब कि उसकी फॉर्म है दरअसल। सेकंड लास्ट पेज पे जो टॉप पे लिखा हुआ है यूनिसेफ बेटा, ये उसकी फॉर्म है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। जल्दी लिखो ये। सिर्फ एक का मैसेज आया मेरे पास, सिर्फ एक का, और किसी का नहीं आया हुआ अभी तक।
देख लो बेटा, कर लो, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, और चिल्ड्रंस में बेटा अपॉस्ट्रोफी है सारा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। अच्छा जरा सारे के सारे यहाँ देखो, अब क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं जो यूएनआईसीईएफ वो क्या करता है, बच्चों के रिलीफ के लिए काम करता है और पूरी दुनिया में, लेकिन इसके अलावा और कुछ इस तरह नहीं लिखा हुआ। असल जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो मेरे बच्चों दी है डब्ल्यूएचओ के बारे में। डब्ल्यूएचओ मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कह रहे हैं इसकी शुरुआत हुई 1946 में, लेकिन परमानेंट तौर पर जो ऑर्गेनाइजेशन ये आई थी वो आई थी 7 अप्रैल 1948, और कह रहे हैं कि यही वजह है कि 7 अप्रैल को पूरी दुनिया में अब क्या मनाया जाता है, एज अ वर्ल्ड हेल्थ डे के तौर पर मनाया जाता है। और ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि तमाम जो मेंबर्स हैं उनको दरअसल ये गाइड करती है कि किस तरह से आपने बीमारियों को कंट्रोल करना है, उनसे डील करना है, खास तौर पे वो बीमारियां जिनके फैलने का खतरा होता है, पर्सन टू पर्सन फैलने का खतरा होता है, उनके ऊपर खास तौर पे ये मतलब कि काम करते हैं। कह रहे हैं कि इनकी काम की एग्जांपल्स कुछ मौजूद हैं जो कि यहाँ डिस्कस की जा रही हैं। वो ये कि इन्होंने क्या किया कि WHO ने मलेरिया को उत्तर प्रदेश का जो तेराई डिस्ट्रिक्ट है वहां से बिल्कुल खात्मा कर दिया, और इनको वहां से मलेरिया के खात्मे करने पर क्या हुआ, बेटा जरा होल्ड करो, यहाँ पर जरा अजान हो रही है, ठीक है। उजैर बेटा ई था इमरजेंसी, ठीक है। अगर समझ में आ जाए तो बेटा ओके लिख देना। मैं जरा थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूँ जरा, ताकि अजान हो जाए यहाँ पर। चलो मेरे बच्चों जरा कंटिन्यू करते हैं। बेटा आगे लिखा हुआ है कि इन्होंने क्या किया कि हमने कहा बेटा इन्होंने उत्तर प्रदेश में जो टेरा डिस्ट्रिक्ट था वहां से मलेरिया का खात्मा कर दिया इन लोगों ने, और कह रहे हैं कि इस खात्मा करने से फायदा क्या हुआ, बेनिफिट क्या हुआ। अरे क्या निशान आ रहा है बना हुआ। हाँ, कह रहे हैं कि खात्मा करने से हुआ क्या मेरे बच्चों, कि वहाँ बोल रहे कि जो फार्मर्स का जो आउटपुट था, जो रिजल्ट था, वो 50% बढ़ गया। कह रहे हैं कि इसके साथ साथ हमारे पास एक और एग्जांपल है कि यूनिसेफ और WHO ने मिलकर क्या किया, यॉस के अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई लड़ी, जो कि एक हॉट वेट क्लाइमेट के थे कि अलग अलग क्लाइमेट्स की मेरे बच्चों अलग अलग बीमारियां होती हैं। यॉस एक हॉट वेट क्लाइमेट की बीमारी है। कह रहे हैं कि इस बीमारी से लोग मरते तो कम हैं,
लेकिन उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि अपने ही रिश्तेदारों पर, अपने घर वालों पर क्या करते हैं, ये बोझ बन जाते हैं, मतलब कुछ करने के काबिल नहीं रहते। और उन्होंने एग्जाम्पल क्या दी, कहने कि इंडोनेशिया जैसे ही एक उसने आज़ादी हासिल करी तो उसने क्या किया, यूनाइटेड नेशन की हेल्प मांग ली। किस चीज़ के लिए? यॉस के अगेंस्ट लड़ने के लिए। बीमारी का नाम है यॉस, ठीक है। और कह रहे हैं कि जब ये काम की शुरुआत हुई थी ना, तब तक एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ पर जो केसेस की तादाद थी वो थी 10 मिलियन केसेस। और कह रहे हैं कि ये काम शुरू हुआ था 1950 में। तो यूनिसेफ, मैंने जो आपको अभी ऊपर पढ़ा है कि बच्चों के रिलीफ के लिए काम करते हैं, इन्होंने क्या किया कि मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट नहीं होता, ये सप्लाई इन्होंने किया। दोबारा सुन लो, क्या सप्लाई किया? मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, अपने मेडिकल एक्सपर्ट्स भेजे ताकि वहां के लोगों को ट्रेन कर सकें कि इस बीमारी से डील कैसे करना है, लड़ना किस तरह से है। और बिल्डिंग्स और जगह और इक्विपमेंट, जो कुछ भी रिक्वायरमेंट थी, बाकी तमाम चीज़ें जो इंडोनेशिया प्रोवाइड कर सकता था, उसने वो प्रोवाइड करी। अब आप बोलें कि सर कि मेडिकल एक्सपर्ट्स क्यों भेजे? मेरे बच्चों देखो, अगर वो अकेले काम करना शुरू कर देते तो कभी नहीं कर पाते। 10 मिलियन का मतलब था 1 करोड़ केसेस से। अगर वो खुद ही काम कर रहे होते बेटा, 10 करोड़ को ट्रीट करते करते अरसा लग गया था। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं 4 सालों के अंदर अंदर वहां पर जो मेडिकल टीम, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स की टीम थी, वो पता नहीं कितनी ट्रेन कर चुके थे वो लोग, कितनी सारी मेडिकल एक्सपर्ट्स की टीम ट्रेन कर चुके थे। और कह रहे हैं इसके साथ साथ इन लोगों ने काम 4 साल के अंदर इतना कर दिया था कि 11 मिलियन, मतलब कि 1 करोड़ 10 लाख लोगों को एग्जामिन कर चुके थे। और उसमें से जिन जिन को बीमारियां थी ना मेरे बच्चों, उसमें से 1.3 मिलियन, मतलब कि 13 लाख लोगों को वो बीमारी से बचाने में कामयाब भी हो चुके थे। और कह रहे हैं बहुत सारे वहाँ के रिहायशी अब यौ से छुटकारा हासिल कर चुके थे। और उम्मीद की जा रही थी कि आने वाले काफ़ी जल्दी जो है क्या होगा कि इस बीमारी से बहुत हद तक मतलब कि छुटकारा हासिल कर लिया जाएगा। ठीक है बेटा, जल्दी आगे बढ़ते हैं हम लोग। फुजैल बेटा, जरा माइक पर आओ दोबारा से, क्योंकि ज़रा चैप्टर बेटा मुझे ख़त्म नहीं करना है ज़रा। पहले काम जी करो सर। फुजैल बेटा, एक काम करो, आपने पहले क्या करना है कि पूरा चैप्टर बेटा जो रिमेनिंग एक साथ पढ़ लो ज़रा, क्योंकि फिर मैं सारा समझाता हूँ एक साथ। ठीक है, पढ़ो। सर यहाँ पे बैकग्राउंड में अदानें हो रही हैं अभी भी। यहाँ पर अभी तक हो रही है? अच्छा चलो ठीक है, सही जी है, जी सर। मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं मेरा बच्चा। अच्छा, हम पढ़ाते हैं बाकी। उजैर बेटा माइक पर आओ ज़रा। जी सर, आ गया। बेटा ज़रा यहाँ से पढ़ो, हंगर से। इधर से। हंगर हंगर सेकंड लास्ट पेज का ये वाला पैराग्राफ, थर्ड लास्ट पैराग्राफ। Hunger is not the special problem of the Food and Agriculture Organization (FAO), which was started in 1943. It sends experts to help countries that want advice on how to grow more food and another crop, how to control plant and animal diseases, how to protect food in storage. And in general, uh, and in general, how to increase the yield of the farm of agriculture. अरे किधर गया? अरे हाँ, इंक्रीज द यील्ड ऑफ फार्म्स, How? फिशरीज एंड फॉरेस्ट। तुम स्क्रीन से पढ़ रहे हो? हाँ सही सर। नहीं फॉरेस्ट सर, वो कुछ और लिखा हुआ था। अच्छा। It also publishes useful literature on agriculture, forestry and fishing. The United Nations has a special organization to advance knowledge, science and culture, UNESCO, by which people can get the required understanding and the habits of mind that will be useful to them in the modern world. Less than half the world's children go to school. Most of the human race cannot read or write. Progress cannot be far along modern lines where hardly anybody can read. By UNESCO has found that where most of the people cannot read learning, their letters is not usually what they need to be to begin with. They need to learn some practical improvements in their way of life that they can quickly understand and accept as good. After that they realize the advantage of learning to read. UNESCO cannot itself find the money to teach hundreds of millions to read. What it can do is to show the various member nations how to go about the work.
and to supply certain kinds of training and aids. As new ways of teaching by books, pictures, film, or radio and are worked out, the experience is reported to other countries where these may be useful. UNESCO tries to advance human well-being through education, science, and culture. This advances international understanding, which leads to peace. ठीक है, हो गया। अब देखो वैसे मेरे बच्चे यहाँ पर लिखा हुआ आगे लिखा हुआ है कि एक हंगर भूख एक ऐसी चीज़ है कि इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए जो एक इदारा है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, इसकी शुरुआत हुई थी 1943 में। इसका मतलब मेरे बच्चों कि ये यूनाइटेड नेशन से भी बनने से पहले की शुरुआत हो चुकी है। मैंने कहा था ना कुछ इंडिपेंडेंट थे, बाद में उन्होंने लिंक किया था। कह रहे कि ये काम क्या करते हैं कि ये अपनी तरफ से एक्सपर्ट्स को भेजते हैं और कंट्रीज की हेल्प करते हैं कि किस तरह से वो ज़्यादा मकदार में ग़िज़ा मतलब कि कुछ भी हो, फसल हो, कुछ भी हो, हासिल कर सकते हैं। और कह रहे हैं कि ये बताते हैं कि किस तरह से प्लांट और एनिमल डिजीज़ को कंट्रोल करना है और किस तरह से वो मैक्सिमम खुराक हासिल कर सकते हैं, फार्म्स हों, मतलब समंदर फिशरीज हों, फॉरेस्ट हों। और कह रहे हैं कि इसके साथ साथ एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, फिशिंग में इनको गाइड करते हैं। मेरे बच्चों आप ये समझ लो कि जिस तरह से आप लोगों ने मैट्रिक क्लास में चैप्टर पढ़ा था आप विजिट के नाम से, जिसमें मिस्टर अहमद की क्लास मिस्टर हसन के फार्म हाउस पे आती है, उसमें हमने पढ़ा था किस तरह से एग्रीकल्चर फार्म और मॉडल एग्रीकल्चरल फार्म में पढ़ा था। ठीक है, तो मेरे बच्चों ये लाजमी होता है कि बेटा हम लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, लेकिन बेटा ज़मीन की जो जगह है, जो एरिया है ज़मीन का, वो थोड़ी बढ़ रहा है, वो तो उतने का उतना ही है। लिहाजा हमें उसके अंदर ही रहते हुए क्या करना है, हमें आगे बढ़ना है, सिंपल एज दैट। मतलब हमें पॉपुलेशन, बढ़ती हुई पॉपुलेशन को हमने तमाम लोगों की खुराक का मतलब कि पूरी करनी है, हमने ये काम करना है। बट लेट्स सी क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन का एक और इदारा है यूनेस्को, जिसका असल मकसद क्या है कि एजुकेशन को एडवांस करना है, एजुकेशन को बढ़ाना है, एजुकेशन को बढ़ाना है। कह रहे हैं कि अगर पूरी दुनिया की हम बात करें तो पूरी दुनिया के आधे से भी कम बच्चे जो है स्कूल जाते हैं, और अक्सरियत तो दुनिया की ऐसी है, अक्सरियत मतलब कि मोस्ट जो मेजॉरिटी है जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता। और कह रहे हैं जब पढ़ना लिखना आता ही नहीं है तो भला लोग आगे कैसे बढ़ सकते हैं। लेकिन कह रहे हैं यूनेस्को के इदारे की एक चीज है, वो क्या कहते हैं कि अगर किसी को पढ़ना लिखना नहीं आता और वो बड़ा हो चुका है, ऑब्वियसली बात है, तो अगर आप उसको ABCD पढ़ाने बैठोगे ना, वो नहीं पढ़ेगा, वो पागल है, वो बोलेगा मैं क्यों पढ़ूं, ये कहेगा मेरा काम निकल रहा है। क्योंकि बड़ा होने के बाद कुछ ना कुछ वो शायद बहुत हद तक मुमकिन है काम भी कर रहा होगा, वो बोलेगा मुझे लिखने की क्या जरूरत है। तो कह रहे हैं कि आपको चाहिए कि ऐसे लोगों को यूं अट्रैक्ट करें कि आप बोलें भाई चल ठीक है, कि जो वो काम कर रहा है ना, जैसे कि मिसाल के तौर पे कोई शेफ बना हुआ है, कोई कारीगर बना हुआ है, कोई मतलब कोई मछलियां पकड़ता है, कोई कुछ भी काम करता है, ठीक है, तो अगर आप उस शख्स को क्या करो कि उसकी फील्ड के मुताबिक कोई उसको बुक से ट्रिक्स बताओ और उससे उसको फायदा होगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसके दिल में बात आएगी कि यार अगर मुझे पढ़ना आता होता तो मैं भी बुक्स पढ़ के अपने स्किल्स को और इम्प्रूव कर लेता। वो एक मरतबा हेल्प मांग लेगा, 2 मरतबा दे देगा, 3 मरतबा, लेकिन चौथी पांचवी मरतबा क्या बोलेगा, बोलेगा भाड़ में गया, मैं खुद पढ़ना सीखता हूँ। वो खुद आप क्या कर रहे हो, उसको आप फायदा दिखा रहे हो, देखो भाई पढ़ना आता होगा तो इतना फायदा है, तुम ये सब कुछ कर सकते हो। आप सामने वाले को जब फायदा दिखाओगे वो खुद ब खुद अट्रैक्ट होगा। फिर आगे बोलने इसके साथ साथ कि भाई कि यूनेस्को जो है खुद तो पैसे नहीं दे सकता कि इतने सारे लोगों को पढ़ाए, रीड करवाए, लेकिन वो क्या कर सकता है कि वो ये कर सकता है भाई कि किस तरह से काम करना चाहिए। कह रहे हैं कि ये एक और काम करता है ये इदारा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एजुकेशन का डेटा कलेक्ट करता है और कि लोगों को किस किस तरह से पढ़ाना है, गाइड करना है, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो, पिक्चर्स हो, बुक्स हो, फिल्म्स हो, रेडियोस हो, और इन तमाम डेटा को कलेक्ट करके अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीकों से और अलग अलग मेथड्स के जरिए वो डील करने के बाद क्या करते हैं कि भाई चलो ठीक है हमारे पास ये डेटा कलेक्ट हुआ है और ये इन्फॉर्मेशन है। और कह रहे हैं कि यूनेस्को का बेसिकली मकसद ही क्या है कि ह्यूमन वेलबींग, इंसानियत को, इंसानों को बेहतरी की तरफ लेके आना एजुकेशन के जरिए। मेरे बच्चों एक और काम करो जरा, हमारे पास यूनेस्को की फुल फॉर्म लिख लो, ये देखो, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और जब ये कर लो तो बेटा 2 मैसेज कर देना कि ऑल डन, ठीक है। और
अगर ऑल डन के साथ साथ सब समझ में आ गया है, कोई सवाल नहीं है, तो बोलना सर डन एंड ऑल क्लियर, शाबाश, ये बोल देना, ऑल डन एंड ऑल क्लियर, इतना बोल देना, ताकि बेटा फिर हम बस क्लास तो खत्म कर रहे हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने वाइंड अप कर लिया है। शाबाश, जरा जल्दी से लिखो इसकी बेटा फुल फॉर्म लिख लो, शाबाश। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, फुल फॉर्म बेटा मेरे बच्चों इसके लिख लो जल्दी से। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है भाई, सेट है। तो बेटा आज हम इसको यहाँ पे रोकते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको बेटा नेक्स्ट एक कंटिन्यू आपके अलग लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। सही मेरे बच्चों, आज के लिए इतना ही बस, अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।